अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम अफ़राद खैरियत से होंगे और ये हमारा 5वां लेक्चर है सीरीज़ के हिसाब से, जिसमें हमने पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने पेन टूल्स और दीगर चीज़ों जो हमारी बेसिक टूल्स हैं उनको हमने पढ़ा था। और अब जो हमारी क्लास होनी है वो आगे की क्लास है जिसके अंदर टाइप टूल जो टेक्स्ट टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हमारा लाइन टूल, इस लाइन टूल के साथ हमारे पास जो स्ट्रोक पैनल होता है, इस स्ट्रोक पैनल को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ क्या कहते हैं हम कलर पैलेट को भी साथ में पढ़ेंगे जिसमें कलर आता है, स्विचेस आते हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास आती है ग्रेडियंट टूल। इस ग्रेडियंट टूल की मदद से हम क्या कुछ बना सकते हैं उसको देखेंगे और जो प्रीवियस हमारे जितने टूल्स हैं इन सब की मदद के साथ और आज की क्लास के जो टूल्स हम सीखेंगे उसके साथ हम लोग एक प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट को डिज़ाइन करने के हवाले से प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अभी हमें फ़ोटोशॉप नहीं आता है तो फ़ोटोशॉप पे तो वैसे बहुत आराम से और बहुत अच्छी सी पोस्ट बन सकती है। लेकिन अगर हमें सिर्फ़ फ़ोटोशॉप के बगैर सिर्फ़ इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बनानी हो तो वो कैसे बना सकते हैं उसकी आज प्रैक्टिस हम इंशाअल्लाह करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो टाइप टूल के ऊपर आ जाता हूँ। टाइप टूल जब हम लेते हैं और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई डमी टेक्स्ट ले लूँ तो यहाँ हमारे पास कुछ टेक्स्ट जो हैं हमारे चैट जीपीटी के अंदर जो सर्चिंग की जाती है तो वो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है। तो मैं उसके अंदर से एक डमी टेक्स्ट उठा रहा हूँ। जो टैगलाइन्स मैंने निकाली हुई थी उसके हवाले से मैंने चीज़ें निकाल ली हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ लाकर मैंने क्योंकि अभी मैंने कोई टूल सेलेक्ट नहीं किया था तो ये अभी तक टाइपिंग मोड ऑन है, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक लाइन आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से एंटर कर प्रेस कर रहा हूँ और ये 2 लाइनों में लेकर आ गया हूँ। अच्छा, अब जब हमने टेक्स्ट टूल टाइप किया टाइप टूल के इस्तेमाल से हमने टेक्स्ट टाइप किया है जब, तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल पैनल में पूरा ऑप्शन चेंज होगा। यहाँ पे हमारे पास जो एक चीज़ आ रही होती है करैक्टर के नाम से, करैक्टर पैनल भी लिखा हुआ है। ये हमारे पास विंडो के अंदर टाइप की एक सेक्शन में करैक्टर के नाम से मौजूद होता है। ये अभी मेरा मैक सिस्टम है तो इसमें ये कमांड टी लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास ये कंट्रोल टी लिखा हुआ आएगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कंट्रोल टी से हमारे पास ये एक बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर हमारे सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, जो आपको शो होगा वो कुछ इस तरीके से फर्स्ट टाइम शो होगा और आपने यहाँ पे 3 बार के ऊपर जो ये क्लिक करना है और शो ऑप्शंस पे क्लिक करना है तो आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अच्छा, अब अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये मेरिएट प्रो के नाम से एक फ़ॉन्ट है वो आता है। अब मुझे अगर अपनी मर्ज़ी का एक फ़ॉन्ट चाहिए तो मेरे पास फ़ॉन्ट्स लाइब्रेरी कहाँ से आती है, जब मेरे सिस्टम में जितने भी फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल होंगे वो सब यहाँ पर आ रहे होंगे। मैं कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का ले सकता हूँ। मैंने ये एक्यूमेन वेरिएबल ले लिया है और हमने वेटेज के हवाले से पढ़ा था जब हमने थ्योरी पढ़ी थी टाइप टूल की। तो उस टेक्स्ट की जो थ्योरी थी उसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमें एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है और उसके साथ फिर उसके वेटेज का इस्तेमाल करते हुए अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाना होगा। तो अभी जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है इसके अंदर जो इसकी जो वेटेज है या इसकी स्टाइल है 91 स्टाइल्स मौजूद हैं। तो मैंने इसमें से कोई एक फ़ॉन्ट जो है वो चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे जो देखें सबसे पहले जो आपकी चीज़ आ रही है ये फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है। ये फ़ॉन्ट का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 12 आता है और नॉर्मल टाइपिंग जो हम लोग करते हैं चाहे बुक्स की या मैगज़ीन्स की, उसमें जो स्टैंडर्ड साइज़ रखा जाता है वो 12 रखा जाता है। अच्छा, वैसे तो हमारा जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है वो नॉर्मली टाइपिंग के लिए बुक्स वगैरह के टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल होता है। लेकिन टाइम्स न्यू रोमन जब हम टाइप 12 पे रखते हैं साइज़ तो ये इससे बड़ा आता है क्योंकि ये वाला जो फ़ॉन्ट हमने अभी चूज़ किया है इसकी फ़िज़िकल जो एक साइज़ है वो ऑलरेडी छोटा है। तो यहाँ पर मैं इसका साइज़ जो अगर चाहूँ तो मैं 18 पीटी या 21 पीटी तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी हम समझने के लिए इसको 12 पीटी पे रखेंगे और 12 पीटी के साथ ही हम इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, याद रखिएगा 12 पीटी या इससे ज़्यादा 14 पीटी पे जाते हैं जो नॉर्मल फ़ॉन्ट्स होते हैं। बाकी छोटे अगर साइज़ का कोई फ़ॉन्ट है तो उसके हिसाब से हम थोड़ा-सा एडजस्ट करते हुए थोड़ा बढ़ाएँगे। और ये बात याद रहे कि हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि जो भी हमारा बॉडी टेक्स्ट यानी नॉर्मल टेक्स्ट होगा
उसके साथ जब हम एडिंग इस्तेमाल करेंगे तो वो एडिंग हमेशा उससे 2 गुना बड़ी होगी। अगर मैं 18 नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ तो एडिंग जो है मेरी ऑटोमेटिकली 36 के ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। अब यहाँ से हम इसका अगर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ। 18 के ऊपर ये इस तरह से दिखेगा। अब मुझे अगर इस लाइनों के बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल करना है तो हमारे पास जो एक ऑप्शन होता है यहाँ पर लीडिंग का एक ऑप्शन कहलाता है। ये लीडिंग क्या होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो है 21.6 आ रहा है 18 पीटी के ऊपर। अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं इसको कम कर सकता हूँ, और अगर ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ से इसको ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे-जैसे मेरा कर्सर आगे जा रहा है, आपको लाइन के स्पेस में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। फिलहाल हम इसको ऑटो पे रख रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि जब हम टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया जो 12 या 14 रखते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे विज़िटिंग कार्ड बनाना होगा तो उसके अंदर जो पर्सन नेम होता है वो 12 पीटी पे होता है, और जो उसकी डेजिग्नेशन होती है वो 10 पीटी या 9 पीटी के ऊपर होती है, और लास्ट साइज जो हमारे पास होता है वो 6 पीटी होता है। इससे नीचे हम नहीं जा सकते। अगर बहुत मजबूरी है, ज़रूरत है, तो हम 5 तक जा सकते हैं। 5 से नीचे अगर हम जाएंगे तो वो रीडेबल नहीं रहता, यानी उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है और वो पढ़ने में मुश्किल होती है। इसीलिए हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है वो 6 पीटी लास्ट होता है, इससे नीचे हम लोग नहीं जाते। इस चीज़ का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। अच्छा, अगर मुझे इसको नॉर्मलाइज़ करना है, नॉर्मलाइज़ से मतलब क्या है कि अभी ये इस तरह मौजूद है, ये ऑटो पे मौजूद है। अगर मैं इसको 0 कर दूँगा तो ये थोड़ा-सा एडजस्ट होता है। अब मुझे 2 लेटर के बीच में गैप चाहिए, मैं स्पेस देने के बजाय यहाँ पर हमारे पास एक ट्रैकिंग का ऑप्शन मौजूद होता है। ट्रैकिंग के अंदर मैं इसको कम-ज़्यादा कर सकता हूँ। तो नॉर्मली हम अगर देना पड़ता है तो हम 25 देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं, वरना 100 जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कुछ फ़ॉन्ट्स के अंदर। 25 एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम 2 लेटर के बीच में गैप के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं फ़ॉन्ट को ऐसे स्ट्रेच करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन अगर उसके बजाय मैं परसेंटेज के साथ अगर इसको स्ट्रेच करूँ तो ये इतना फ़ील नहीं होता है। इसलिए हम हमेशा इसकी हाइट और विड्थ जो है वो इस वैल्यू के साथ जो है चेंज करेंगे तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे आप ये गौर से देखें, यहाँ पे जो एक लाइन दिख रही है ये इसकी बेस लाइन कहलाती है। अगर मुझे ये लेटर जो है इस बेस लाइन से नीचे या ऊपर चाहिए तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास बेस लाइन शिफ्ट का ऑप्शन मौजूद है। मैं इसकी मदद से इसको इस तरीके से शिफ्ट करके एक डिज़ाइन खूबसूरत सा क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरी अपनी उस पे डिपेंड करता है कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या मुझे कोई इस तरह का डिज़ाइन बनाना है तो मैं इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो यहाँ पे रोटेशन का भी एक ऑप्शन मौजूद है जो करैक्टर को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर मुझे तमाम टेक्स्ट को कैपिटल में करना है तो मेरे पास यहाँ पे ऑल कैप्स का ऑप्शन मौजूद है, स्मॉल कैप्स का ऑप्शन मौजूद है। और अगर आपको याद हो तो हम लोग जो फार्मूले वगैरह पे पावर लगाते थे, तो पावर को अगर मुझे इस्तेमाल करना है अप या डाउन तो यहाँ पर मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है जिसकी मदद से मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। और अगर अंडरलाइन करना चाहूँ तो अंडरलाइन लगा सकता हूँ, स्ट्राइक होल्ड करना चाहूँ तो स्ट्राइक होल्ड भी कर सकता हूँ। तो ये करैक्टर का पैनल था हमारा। इसी के साथ-साथ हमारे पास पैराग्राफ पैनल मौजूद है। अगर मुझे लेफ्ट अलाइन करना है तो लेफ्ट अलाइन होगा, और अगर मुझे सेंटर अलाइन करना है तो मुझे सेंटर अलाइन पे हो जाएगा। अगर राइट टू लेफ्ट करना है तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। फिलहाल हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। और अगर मुझे इसमें स्पेसिंग को सेट करना है, मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे अगर मैं सेट करना चाहूँगा तो ये तो मैंने मैनुअली टाइप किया हुआ है, यानी मैंने बॉक्स में लेकर काम नहीं किया है। तो इस सूरत में मुझे क्या करना होगा कि जब भी मेरे पास डिटेल टेक्स्ट अगर कोई होता है तो मैं हमेशा सिंपल क्लिक करने के बजाय टाइप टूल लेकर ऐसे बॉक्स को ड्रॉ करूँगा तो ये मेरे पास इस तरीके से टेक्स्ट आ जाता है। अब ये जो गैप्स हमारे पास आ रहे हैं इसको अगर मुझे सेट करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन ये मौजूद है कि यहाँ पर एक जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। तो मैं जस्टिफाई की मदद से इसको बहुत आसानी से सेट कर सकता हूँ अगर ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होगा। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की एक खामी क्या है कि अगर मुझे इसको बड़ा करना हो तो ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा नहीं होता, इसको मुझे मैनुअली बड़ा करना पड़ता है। और अच्छा, कभी-कभार ऐसा होता है कि आपको बॉक्स के साथ यहाँ पे रेड कलर का एक साइन नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि बॉक्स का साइज़ छोटा है और मज़ीद टेक्स्ट हमारे पास नीचे मौजूद है। जितना हम इसको नीचे लेते जाएँगे जब तक टेक्स्ट है वो शो होगा। जैसे ही टेक्स्ट पूरा हो जाएगा यानी साइज़ इसका बॉक्स का पूरा हो जाएगा टेक्स्ट के हिसाब से तो ये ख़त्म हो जाता है।
तो ये हमारा एक टाइप टूल था जिसकी मदद से हम मल्टीपल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, यानी इसके ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीपल स्टाइल में टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। अच्छा, आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर इंशाल्लाह हम टाइपोग्राफी वगैरह दीगर चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं लाइन मोड के ऊपर। लाइन जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ड्रॉ करते ही स्ट्रोक पैनल के ऊपर हमारा कलर आ जाता है और फिल हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक आर्क टूल लाइन होती है, एक स्पायरल टूल होता है। स्पायरल टूल इस तरह से लाइन्स जनरेट करता है जिसमें, जैसे आपको याद होगा बचपन में कार्टून्स के अंदर हम लोग देखते थे कि वहाँ पे जो चकराने वाला इफ़ेक्ट अगर क्रिएट करना होता था, या कोई चीज़ रिवर्स ले जाती हुई या माज़ी में ले जाती हुई अगर दिखानी होती थी, तो वो इस तरह के एक स्पाइरल चीज़ घूमती हुई आती थी, तो वो ही आपका शेप आराम से हम इस टूल की मदद से बना सकते हैं। इसी की तरह हमारे पास रेक्टेंगल ग्रिड टूल है, जिस तरह हमें कोई ग्राफ या कोई इस तरह के वो बनाने हैं जिसके अंदर हमें चीज़ों को फिल करना है, तो ये खाने हमारे पास बने-बनाए मौजूद हैं। इसी तरह से पोलर ग्रिड टूल मौजूद है, जिसकी मदद से हम इस तरह से चार्ट वगैरह या दीगर चीज़ें बना सकते हैं। ये आपका लाइन सेगमेंट है। अच्छा, अब इसी में हमारे पास स्ट्रोक पैनल होता है। स्ट्रोक पैनल किस तरीके से काम करता है, इसकी बाकी चीज़ें क्या काम करती है, इसको हम लोग देखेंगे अभी इंशाल्लाह। मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके कलर को भी मैं फिल कर रहा हूँ, और स्ट्रोक इसका जो है मैं फ़िलहाल अभी 2 या 3 रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी ली है ऑल्टर से, और कंट्रोल डी से मैंने इसकी डुप्लीकेट कर ली। इसकी मज़ीद मैं कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ी-सी स्लाइटली सी चेंजेज़ इसमें कर रहा हूँ। एक में से स्ट्रोक हटा दिया मैंने और एक में से फिल हटा दिया। बेसिकली इस तरह की जो शेप हमारे पास होती है, ये कहलाती है स्ट्रोक एंड फिल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ये ऑप्शन होता है जिसके अंदर स्ट्रोक नहीं होता, वो फिल ओनली कहलाता है, ठीक है। तो ये फिल ओनली कहलाता है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, ये इस तरह से जिसमें सिर्फ स्ट्रोक हो फिल नहीं हो, तो ये स्ट्रोक ओनली कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। अब तक हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसको मैंने डिफाइन कर दिया। तो अगर कभी आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखे तो ये फिल ओनली है, अगर सिर्फ ये लाइन दिख रही हो तो ये स्ट्रोक ओनली, और जो लाइन और कलर दोनों दिख रहा हो तो ये स्ट्रोक एंड फिल कहलाता है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ। ये वाली जो शेप है, ये तीनों एक साइज की अभी हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर मैं स्ट्रोक पैनल में जाकर इसमें हमारे पास लाइन स्ट्रोक का एक ऑप्शन है, इसमें मैं स्लाइटली सी चेंजेस कर रहा हूँ, इसके कुछ ऑप्शंस चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब अगर आप गौर से देखें तो आपको ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो पहला ऑप्शन हमने चूज़ किया, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हमारे पास होता है, ये सेंटर अलाइन स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन जो हम लोगों ने है, ये हमारा इनसाइड अलाइन है, और ये वाला ऑप्शन जो है आउटसाइड अलाइन है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें, अगर आप गौर से देखें, मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस से, ये जो ब्लू लाइन आ रही है ये हमारी शेप का पाथ कहलाता है, जो हमारी एक्चुअल शेप है। यहाँ पे और यहाँ पर जो ये है स्ट्रोक, क्योंकि ये सेंटर स्ट्रोक है, यानी जितना बाहर बढ़ेगा उतना अंदर बढ़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ बढ़ा के दिखाऊँ तो ये देखें, जितना अंदर उतना बाहर, तो ये सेंटर अलाइन होता है। लेकिन अगर हम इनसाइड रखते हैं और जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये अंदर की तरफ जाएगा, जिससे हमारी शेप और छोटी लगेगी, और आउटसाइड वाले में ये बाहर की तरफ जाएगा तो हमारी शेप जो है मज़ीद बड़ी लगेगी, जिसकी वजह से एक ही साइज़ की शेप में इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास इसके कॉर्नर्स का एक ऑप्शन मौजूद होता है। अगर हम कॉर्नर्स इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ की है, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो अभी या आपके पास जो है ये शार्प कॉर्नर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको एक नोक सी बनती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर मैं स्ट्रोक पैनल में जाके कॉर्नर्स पे इस पे जाता हूँ तो ये मिडल जॉइन कहलाता है। अगर मैं राउंड जॉइन कर दूंगा तो देखें इस तरह से राउंडेड हो जाएगा, और अगर मैं बेवल जॉइन कर दूंगा तो ये इस तरीके से आपकी लाइन बन जाएगी। आप ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो ये टेढ़ी आ रही है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो ये स्ट्रेट उसमें, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो यहाँ से आपको फ़र्क नज़र आएगा।
ठीक है। अब आप ये देखें कि ये तकरीबन सीधी हो जाएगी जब हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले आएंगे। तो अब ये बिल्कुल सेंटर में होगा इसके, तो इसके हिसाब से भी ये सेंटर। अच्छा, अब कैप्स क्या होते हैं इसके अंदर? एक हमारे पास एक कैप्स का ऑप्शन मौजूद होता है। अगर मैं लाइन टूल ले लेता हूँ, मैंने लाइन टूल सेलेक्ट कर लिया एक, और इसको ड्रॉ किया। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो लाइन है इसमें, यहाँ जहाँ से शुरू हो रही है वहीं से लाइन है, और जहाँ पे पॉइंट खत्म हो रहा है वहीं तक लाइन है। अगर मुझे इसमें इस थोड़ी सी शेप बाहर निकालनी है तो हमारे पास कैप्स के अंदर मौजूद होता है। सबसे पहला हमारा जो है वो बट कैप कहलाता है, जो नॉर्मल होता है। फिर राउंड कैप होता है, तो थोड़ा सा राउंडेड आ जाता है। फिर हमारे पास प्रोजेक्टिंग कैप होता है, जो प्रोजेक्टिंग फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो इस तरीके से हम लाइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने घड़ी के अंदर जो है स्ट्रिप के जो चीज़ें बनाई थी, उसमें हमने क्या किया था कि हमने एक डैश लाइन का इस्तेमाल किया था जो स्ट्रोक पैनल में था। ये डैश लाइन क्या होती है? इस तरीके से आपकी डैश लाइन्स को जनरेट करती है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन रखता हूँ, अलाइन डैशेस टू कॉर्नर, यानी कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल एंड होना चाहिए, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और अगर मैं एग्जैक्ट डैश करूँगा तो ये कहीं पे आ रहा होगा, कहीं पे नहीं आ रहा होगा। तो नॉर्मली हम इसको इस तरह से रखते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको 12 पीटी रखता हूँ तो ये इस तरह से आती है। अगर मैं इसके कम कर लूँ काउंट, तो ये तादाद इसकी बढ़ जाएगी और साइज इसका छोटा हो जाएगा। तो ये इसके साइज को हैंडल करते हैं। इसमें मजीद डैश ऐड करने हो तो हम इसमें मजीद डैश ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रोक पैनल था, इसकी मदद से हम चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, इसी स्ट्रोक पैनल के अंदर हमारे पास एक और चीज़ भी मौजूद होती है जिसका इस्तेमाल हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मुझे किसी शेप के अंदर कनेक्शंस दिखाना है, या मुझे एक डायरेक्शंस टाइप की चीज़ बनानी है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इस पे एक कलर फिल कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है। अब मुझे इसके कनेक्शंस बनाने हैं, तो मैंने एक पेन टूल लिया और इस तरीके से एक लाइन मैंने जनरेट कर ली है। मिसाल के तौर पे मुझे ये दिखाना है कि ये यहाँ से उठा है और यहाँ चला गया है। अब अब अगर मुझे इसमें दिखाना है कि मैं डायरेक्शंस, तो यहाँ पे हमारे पास एरो हेड्स होते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे लगता है और ये एंड पॉइंट पे लगता है। अब मैं भूल गया हूँ कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट पे ये दे दो और एंड पे जो है इसकी टेल दे दो, जो हमारे पास यहाँ लिस्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन ये अब उल्टा हो गया, तो मुझे अगर इसको रिवर्स करना है तो मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। दूसरी चीज़, अगर मुझे ये शेप से बाहर चाहिए जो मैंने बनाई है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है, मैं शेप से बाहर भी लेकर आ सकता हूँ। और अगर ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर इसकी परसेंटेज जो है वो अगर कम कर दूँगा, तो ये इसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। मैंने 50 लिख दिया, तो ये देखिए इस तरह से कम हो गया। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है जिसमें हम इसके स्टाइल्स बना सकते हैं। अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोफ़ाइल सिस्टम होता है। ये हमारे स्ट्रोक पैनल के अंदर नीचे भी मौजूद होता है, सबसे लास्ट के अंदर प्रोफ़ाइल, और यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर इसकी चेंजेस करके दिखाऊँ, तो ये अगर कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर या इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें फिर ये हमें काफ़ी हेल्प देता है कि यहाँ से हम इसको इस तरह की चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। यानी सिर्फ एक लाइन स्ट्रोक पैनल के अंदर रहते हुए हम इतना काम कर सकते हैं। हमें ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जहाँ पे इस तरह की चीज़ें बनानी हो तो हम सिंपल लाइन टूल की मदद से इसको बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यकीनन अब आपको स्ट्रोक पैनल समझ में आ गया होगा, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर मज़ीद चार चाँद लगा सकते हैं। ये हमारा स्ट्रोक पैनल था। अब हम चलते हैं हमारे कलर पैनल की तरफ। अब हमें कलर पैलेट को पढ़ने के लिए हम पहले तो इन सब चीज़ों को साइड पे कर देते हैं। कलर्स को मैं बाहर निकाल लूँ और इसके ऑप्शंस हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं। स्विचेस बाहर निकाल रहा हूँ मैं, और हमारे पास ग्रेडियंट पैनल जो है मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ।
ताकि हम इसको समझ सकें। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो कलर पैनल होता है, इसके अंदर ये जो चीज़ हमारे पास दिख रही है, ये हमारा वही कलर व्हील होता है जिसके मदद से हम क्या कहते हैं कलर्स जनरेट करते हैं। कोई सा भी मैं कलर अगर यहाँ से लूँ तो ये देखें मेरे पास फिल के अंदर कलर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मज़ीद मैनुअली काम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास शो ऑप्शन होते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो RGB या CMY के जो भी हमने चूज़ किया होगा वो आएगा, और इसकी मदद से हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू देके सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। अगर सियान को मैं 100% करूँ तो हमारे पास जो कलर बनता है वो कुछ ये वाला बनता है जो आपको फिल्म में नज़र आ रहा होगा। और अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और मैजेंटा को 100% करता हूँ तो ये 100% मैजेंटा होता है। इसी तरीके से 0 करता हूँ और येलो 100% जो है वो ये होता है। तो ये इस तरीके से हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। अगर मैं इसमें 25 कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके का कलर बनेगा, और अगर इसमें कोई एक 100 कर दूँ और दूसरा 100 कर दूँ तो ये कलर बन जाएगा। ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम मिलाकर चीज़ें बना सकते हैं, यानी सियान और येलो को मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा, सियान मैजेंटा को मिलाएंगे तो आपका डार्क ब्लू बन जाएगा, और येलो भी मिला देंगे तो आपका ग्रे पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास HSB भी एक होता है। अब HSB क्या होता है कि ह्यू मतलब कलर होता है, सैचुरेशन मतलब उसकी जो कलर की ब्राइटनेस वगैरह होती है, और ब्लैकनेस जो है यानी डार्कनेस वगैरह, जिस तरीके से हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ गया तो अब ये देखें, मिसाल के तौर पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे एक शेप में मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये रेड कलर है, ये अभी इस वक्त हम नॉर्मल रेड कलर के ऊपर मौजूद है। अब अगर मुझे इसके शेड्स चाहिए हो तो इसी रेड कलर के, तो मैं ऑल्टर से इसकी कॉपी निकालूंगा और यहाँ मैंने कर दिया 80% सैचुरेशन और 80% इसकी ब्लैकनेस, या ब्लैकनेस मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मज़ीद कम करता हूँ और सिर्फ सैचुरेशन कम करते जाएंगे हम। तो आप ये देखें कि इसकी वैल्यू कलर की चेंज होती जा रही है। तो इस तरह से मैं किसी कलर के शेड निकाल सकता हूँ। अब यही सेम शेड जो है मुझे अगर ग्रीन में चाहिए, मैंने कॉपी ली, मैं सिर्फ ह्यू में आकर इसको चेंज करूँगा तो ये मेरे पास इस तरीके से, मैंने इसकी पोजीशन याद कर लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कर दिया 120। अब मैं सिर्फ 120 चेंज करूँगा और ये कलर्स आपके चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखेंगे मैंने इसी की शेड्स से मज़ीद शेड्स जनरेट कर लिए। तो इस तरह से हम किसी भी कलर के शेड्स जनरेट कर सकते हैं। ये HSB का काम होता है। अब हमारे पास स्विचेस पैनल है, अगर मैं कोई अपना कस्टम ऐड करना चाहूँ तो ये कलर्स भी मौजूद है, और मैं यहाँ से न्यू स्विचेस पे क्लिक करके इसको स्विच कर सकता हूँ। प्रोसेस कलर करके प्रोसेस कलर हो जाएगा। स्पॉट कलर जो है, स्पॉट कलर का एक ऑप्शन मौजूद होता है हमारा, तो हम इसको जिस तरह से रखना चाहें उस पर रख सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आगे की क्लास में आपको गाइड कर दूंगा कि प्रोसेस कलर, स्पॉट कलर कैसे होता है, और इस तरह से अगर हमें ग्रुप बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो पीछे मैंने शेड्स बनाए थे, अगर मैं इन शेड्स को ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास न्यू स्विचेस ग्रुप के नाम से ऑप्शन मौजूद है, और सेलेक्ट आर्टवर्क मैंने ऑप्शन दिया है, कन्वर्ट प्रोसेस टू ग्लोबल। अगर इसके ऊपर चेक लगा दूंगा तो मैं इसको चेक लगा दूंगा तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर ग्रुप पैनल में ये कलर्स सारे ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर मैं डिलीट भी कर दूं तो ये मेरे पास मौजूद रहेंगे और पैनल के अंदर मैं इनको यूटिलाइज कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो हमारा स्विचेस पैनल हो गया। मज़ीद हमारे पास जो ग्रेडियंट कलर है, ग्रेडियंट किस तरह से काम करता है कि यहाँ पे हमारे पास स्विचेस पैनल में एक ग्रेडियंट बने बनाए कुछ रखे होते हैं। मैंने वाइट एंड ब्लैक ग्रेडियंट को अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो आपको यहाँ पर वाइट
और यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, यानी यहाँ पे आपका जो लेफ्ट साइड है हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो लाइट कलर है, और जो राइट साइड जो एंड पॉइंट होता है ये डार्क कलर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर तो यही होती है। बाकी अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे इसमें कलर चेंज करना हो तो मेरे पास ये पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं किसी जगह से कलर पिक कराना है तो आई ड्रॉपर टूल ले लूँगा, वरना मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। मेरे पास ये कलर्स भी आ रहा है, स्विचेस भी आ रहा है और आई ड्रॉपर टूल का भी ऑप्शन आ रहा है। और एचएसबी होने की वजह से यहाँ पर मैं इसके अंदर कोई भी कलर दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी स्विचेस में से इसका कलर चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करूँगा और इस कलर को मैं ये दे दिया। तो ये इस तरीके से मैंने ग्रेडियंट एक बना लिया। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी हम ग्रेडियंट बनाएंगे तो हमारा स्ट्रोक जो है वो निल होना चाहिए। अब इसकी मदद से मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो बीच में आपको ऑटोमेटिकली कलर्स बनते हुए आ रहे हैं। अगर मैं मज़ीद इसमें कोई कलर ऐड करना चाहता हूँ तो ये प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कोई भी कलर इसके ऊपर दे दूँगा। लेकिन पहले मेरा पास जो है वो सेलेक्ट करना ज़रूरी है पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर आकर मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ। तो इस तरीके से कलर्स ऐड हो जाते हैं। अच्छा, इसी में हमारे पास एक पेन ऑप्शन मौजूद होता है जो जहाँ पे जो भी ये चल रहा है ये लीनियर ग्रेडियंट कहलाता है। उसके बाद रेडियल ग्रेडियंट है और फिर फ्री फॉर्म ग्रेडियंट है। रेडियल ग्रेडियंट किस तरह से काम करता है उसके लिए हमारे पास एक रेडियल शेप होना ज़रूरी है ताकि हमें समझ में आ सके। मैंने ये शेप बना ली है शिफ्ट के साथ। मैं इसको रेडियल ग्रेडियंट जैसी करूँगा तो ये इस तरह से शेप में आ जाएगा। और फिर हमारे पास एक फ्री फॉर्म होता है। चाहे अगर मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करना चाहता हूँ तो हमारे पास ग्रेडियंट टूल मौजूद है। जैसे ही मैंने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे वही चीज़ आ गई है जो यहाँ पर आ रही है। अगर मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ तो वो वहाँ पर भी चेंजेस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ कि पोजीशन क्या काम करती है। अगर मैं इसको 50 पे कर दूँ और इस वाले को भी मैं 50 पे कर दूँ तो आप ये देखेंगे एक शेप पे दो सॉलिड कलर आराम से आ गए। यानी जब ये बिल्कुल एक्यूरेट सेम स्पेस पे होंगे तो ये जो सॉफ्टनेस आ रही थी, जो फेदरनेस आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस होने की वजह से ग्रेडियंट की मदद से हम इसमें एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जो इस तरीके से होता है। अच्छा, ग्रेडियंट की अगर मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ग्रेडियंट टूल की मदद से जहाँ से ड्रॉ करूँगा, जिस डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा, जितना ड्रॉ करूँगा उतना ही ड्रॉ होगा। और मैं इसको इसी तरीके से सेम अगर मैं रेडियल उसमें करना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्टेंस दूसरे तरीके से आता है। मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, इसकी डायमेंशन रोटेट कर सकता हूँ। मैं अगर इसको इस तरह से दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ और इसकी चेंजेस मैं कर सकता हूँ कि किस एंगल पे घूमेगा। और अगर मुझे इसका साइज़ कम करना है तो मैं इसका डायमीटर साइज़ भी कम कर सकता हूँ। और अगर इसको पतला बनाना है तो मैं पतला भी बना सकता हूँ। जैसे एक आँख वाला इम्पैक्ट जो है जनरेट करना हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये इसकी हैंडलिंग है। अच्छा, फ्री फॉर्म किस तरीके से काम करता है कि मैंने एक फ्री फॉर्म जैसे चूज़ करूँगा यहाँ पे कलर चेंज हो जाएंगे और मैं अपनी मर्ज़ी के कलर्स इस पर डबल क्लिक करके चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं जो कलर दूंगा वही कलर इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे मैंने कलर चेंज किए हैं तो ये कलर्स चेंज हो गए। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कलर्स बना सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसको ड्रॉ करने के हवाले से या चीज़ों को बनाने के हवाले से हम कुछ चीज़ें देखेंगे। अब हम ये सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है तो सबसे पहले मैं फाइल में जाऊँगा और न्यू में जाने के बाद मेरे पास वेब का ऑप्शन मौजूद है। इसमें वेब पर आते ही मेरे पास यहाँ पे पिक्सल्स हो जाएगा। मैंने 1080 और 1080 की एक साइज़ ले लिया और क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स खुल के सामने आ जाएगा। अच्छा, मैं इन सब को वापस इनकी जगह पे डाल रहा हूँ जो मेरे पास ऑप्शंस मौजूद थे। ठीक है, अब मुझे कुछ चीज़ें बनानी है तो मेरे पास यहाँ पर मैंने अपने पास कुछ चीज़ों को सेव करा हुआ था लेक्चर सोर्सेस के अंदर। यहाँ पे मेरे पास
ये कुछ इमेजेस वगैरह मौजूद है जिसको मैं प्रोडक्ट को बनाना की हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये भी एक प्रोडक्ट है जो ये हमने बनाई थी क्लास के अंदर। इसको अगर मुझे बनानी हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ और मैं कोई भी चीज़ बनाने से पहले अगर मैं रेफरेंस इमेजेस देखनी तो मुझे आसानी रहेगी। अगर नहीं भी है तो मैं अपने आईडी से भी चीज़ें बना सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्लिक करके 1080 पिक्सल का एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया और उसको मैंने यहाँ पे रख लिया है। अच्छा, मेरे पास एक इमेज मौजूद है, मैं इसको प्लेस करा रहा हूँ जो कि एक कलर पैलेट है जिसको मैंने चूज़ किया था अपने काम के हवाले से। मैं इस पे जाकर इसको इंपोर्ट करा लूँगा। ये स्विचेस पैनल मेरे पास मौजूद है। कलर कोड्स पहले या सैंपल कह लें। मैंने ये इसको यहाँ पे बना लिया है। अब अगर मैं कुछ रेक्टेंगल टूल ले लूँ और उनसे कलर्स को पिक करा लूँ। आई ड्रॉपर टूल से मैंने कलर्स पिक करा लिए। ये मेरे पास कलर्स आ चुके हैं। अब अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है तो सबसे पहले मैं ये वाला कलर जो है मैं इस पर ये पिक करा रहा हूँ। और जाहिर बात है कि मैंने इसमें स्ट्रोक नहीं दिया हुआ तो इसके ऊपर स्ट्रोक नहीं आएगा। जब मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, अब कुछ हमारे जो एलिमेंट्स हैं मैं उसको लेकर आ रहा हूँ वापस इसमें मैं प्लेस की मदद से। मुझे जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है मैं उसके हवाले से इसमें ये लोगो वगैरह मैंने उठाया हुआ था। ये वाला ज़्यादा बेहतर है। ये उठा लिया, इसके कुछ एलिमेंट्स मैंने उठा लेता हूँ। मैंने कुछ मज़ीद इमेजेस वगैरह जो है वो मज़ीद कुछ इमेजेस मैंने सेव की थी, हम उसको देख लेते हैं कि वो कहाँ हैं। और लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो लाने में मसला नहीं है, जहाँ पे भी मौजूद होगी जैसे भी मौजूद होगी हम उसको लेकर आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जितने सोर्सेज हमारे पास मौजूद होंगे उसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मुझे इसकी एक सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करनी है। एक स्टाइल जो तस्वीर मैंने आपके सामने अभी दिखाई थी मैं अब दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये तस्वीर मौजूद है। इस तस्वीर को हमने इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाया था। ठीक है। कहेंगे तो मैं इसकी भी एक प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे खुद से कोई चीज़ बनानी है, मेरे जहन में एक और आइडिया आ रहा है, तो मैं उसको भी आपको सामने करके दिखा देता हूँ। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो भी रेफरेंस हो उसकी तस्वीर को देखते हुए हम कोई चीज़ बनाएं। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसमें एक बाहर एक लाइन का खिड़की और इस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, तो सबसे पहले तो मैं एक अदद रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने ये एक कलर दे दिया। मैं एक मैंने ये सर्च किया डार्क कलर थीम फॉर फेस वॉश प्रोडक्ट और इसके हिसाब से मैंने इमेजेस देख लूँगा, कलर पैलेट्स वगैरह। जहाँ पे हमें जो चीज़ मिले हमें पिक करनी चाहिए, वेल करनी चाहिए। जो कलर्स इसमें हमें समझ में आएंगे हम उसके हिसाब से उसको पिक कर लेंगे। ये कलर पैलेट थोड़ी सी मुझे सही लग रही है। इसके ऊपर हम चले जाते हैं।
मज़ीद इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। मैं सर्च कर रहा हूँ, असाइनमेंट। ये एक वेबसाइट है कलर हैक्स, इससे भी हम कलर जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको भी ओपन किया है मिंट आइस के नाम से। इसमें मैं मज़ीद कलर्स चेक करना चाहूँ तो देख सकता हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो मैं कलर पैलेट में चला जाऊँगा और यहाँ पर कोई भी चलो हम ये ब्लू की थीम में देख लेते हैं। यहाँ पे यकीनन हमें कुछ ना कुछ कलर जो है मिल जाएंगे। हम प्रोडक्ट अपनी जो है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ब्लू की ये चीज़ मुझे मिल गई है और मैं इसको एक काम करता हूँ कि हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने कॉपी कर लिया टेक्स्ट ताकि मुझे कलर्स बनाने में मुश्किल ना हो। दो 5 कलर्स हमारे पास मौजूद है तो मैं एक कॉपी निकाल रहा हूँ और सिंपल मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा। इस पे आऊँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पेस्ट कर दिया इस जगह पे। ओके करूँगा, ये देखें कलर मेरे बनना शुरू हो गए। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, वापस सिलेक्शन टूल पे आया और यहाँ पर मैंने चाहे तो आप लिख लें, चाहे तो कॉपी कर लें, जैसे भी आप चाहें। तो इसमें आसानी रहती है कॉपी में कि आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी और कलर्स वही आएंगे जो कोड मेरे पास मौजूद है। 2B3C55। ठीक है, तो ये इस तरह से टाइप करके भी मैंने आपको दिखा दिया। ये मेरे पास शेड्स आ गए। अब मैं इसके हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकूँगा। मैंने ये एक शेड ले लिया और इसको लॉक कर दिया। यहाँ पर आया, इसका कलर जो है मैं चेंज कर रहा हूँ और क्योंकि मैं इसको लेफ़्ट साइड पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बेसिकली यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे रखा है कि प्रोडक्ट आएगी और लेफ़्ट साइड पे मेरा टैक्स वगैरह या दीगर चीज़ें आएंगी। तो जो भी मैं एक डिज़ाइन एक बनाना चाह रहा हूँ उसके हिसाब से मैं इसको सेट करने जा रहा हूँ।
अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं अब एक पेन टूल से एक स्लाइडली सा एक शेड जनरेट कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक हमने ग्रेडियंट जो देखा था उसमें हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे ग्रेडियंट के कि हम कोई सी भी कलर दे सकते हैं। उस कलर को हम लाइट ओपेसिटी के अंदर भी दे सकते हैं कि मुझे यहाँ पे शेडो देना है। सबसे पहले तो मैं एक विंडो जनरेट करूँगा यहाँ पर, ताकि मुझे इसके बाहर का इन्वायरमेंट वगैरह दिखाने में आसानी हो। सबसे पहले मैंने एक अदद विंडो ले ली, शेप ले ली एक विंडो की, और कलर में इसका ये दे रहा हूँ क्योंकि मुझे रात का समय दिखाना है। ऑब्जेक्ट में जाऊंगा मैं, ऑफसेट पाथ में, ऑफसेट पाथ -15, ओके। अच्छा, अब इस फ्रेम को मैं ले रहा हूँ जो पीछे पहले बनाया था मैंने, ये कलर, और पेन टूल से मैंने ये एक विंडो का इफेक्ट बन गया हमारा। और पतली सी चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अल्टर से कॉपी निकाली इसकी। हम इसको अपने हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि अगर मुझे इसमें ये दिखाना है कि ये बाहर की तरफ, ये देखें विंडो स्टाइल लुक आ चुका है इसका। और अब हमें इम्पैक्ट दिखाना है कि बाहर बिल्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं। तो मैं जब पहले तो मैं इसको ग्रुप कर लूँगा सबको, ताकि ये मुझे बार बार सेलेक्ट करने में डिस्टर्ब ना करें। ये ग्रुप हो गया है।
तो ये अब एक हो गई है। अब मैं बिल्डिंग का इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ स्विचेस पैनल में हमारे पास इनको मैं फ्रंट पे ले आऊँगा। यहाँ से मैं कलर्स हल्के करना शुरू करूँगा। इस तरह से हम एक दूर करीब की बिल्डिंग्स का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें मज़ीद कुछ टावर शावर इस तरह की कुछ चीज़ें बना दूँ तो हम बआसानी इसको दिखा सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब इसमें मुझे लाइट और इस तरह की चीज़ें दिखानी है। तो अगर मून लाइट दिखानी है तो मैं सबसे पहले तो एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं इस जगह पे एक शेप बना रहा हूँ और इस पर मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ। अब ग्रेडियंट के अंदर आकर मैं इस साइड पे रख रहा हूँ ये कलर, फिर इसकी ओपेसिटी में कर रहा हूँ 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या इम्पैक्ट बना है, और यही सेम चीज़ जो है मैं अप्लाई करने जाता हूँ यहाँ पे। तो जब लाइट आएगी तो कैसा रिफ्लेक्शन जनरेट होगा। और हवाले इसकी ओपेसिटी मुझे कम करनी है, मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे इसको फ्रंट पे लाना है। अब ये लाइट इसके फ्रंट पे रहेगी। यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो यहाँ पे इसके शेडो बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है। तो इसके लिए मैं एलिप्स टूल ले रहा हूँ और एक अदद कलर
डार्क कलर जो है मैं लेने के बाद इफेक्ट में हमारे पास ब्लर और गशियन ब्लर का एक ऑप्शन मौजूद होता है। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, इसको ओके कर दिया। ओपेसिटी इसकी 50% कर दूंगा या 25% कर दूंगा, जितनी मुझे सही लगे मैं इसको अप्लाई करके। अच्छा, ये और ये जो है इस ऑब्जेक्ट से ऊपर मैं इसको लेके आ रहा हूँ। इसको पहले मैं ग्रुप कर लूँगा, बाद में ग्रुप में जाके इसकी पोजीशन चेंज कर दूँगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्टर्ब कर रहा था। अब ये लाइन दोबारा ऊपर आएगी। अच्छा, याद रखिएगा कि ये शेडो जो आप बनाएंगे इसके हिसाब से आपकी चीज़ें होनी चाहिए। मैं इसको लॉक करके सेट कर रहा हूँ। ये शेडो हमेशा जाहिर सी बात है इधर से आ रहा है तो इधर बनेगा, और ओपेसिटी इसकी मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद था पेरेंट्स का, मैं अभी इसमें फ़िलहाल आपको चेंजेस करके दे रहा हूँ। हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो गया है। ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो गया था, हम दोबारा वापस आए। तो अब यहाँ पर आकर मैं इसको पहले ऐसे रख लूँगा, और अपना जो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करना है पहले मैं वो करूँगा। उसके बाद फिर हम जो है इसको उस जगह पे लेके जाएंगे। मैं ये फाइल बंद कर रहा हूँ ताकि ये बाद में डिस्टर्ब ना करे। मैंने ये एक शेडो बनाया, ब्लैक कलर दिया, और इसके ऊपर मैं इफेक्ट में जाके ब्लर, गशियन ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, 10 पिक्सल इनफ है। इसको रखा, इसको मैं फ्रंट पे लेकर आया। अब मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो 75% कर रहा हूँ, और इन दोनों को जो है मैं पहले मैं सेट कर दूंगा इसको। और फिर ग्रुप करने के बाद मैं इसको यहाँ ला के रख दूंगा। ठीक है, तो ये एक मैंने बना दिया है, और इसको मैं वापस फ्रंट पे लेकर आ रहा हूँ, और टेम्परेरी तौर पे भी मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। मैंने इस तरह से सेट कर लिया। अच्छा, क्योंकि अभी हमने इमेज उठाई हुई है तो ये हमें डिस्टर्ब करेगी, फ़िलहाल अभी हम इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं। अगर मैं कंट्रोल अल्टर 2 से अनलॉक करूँ इनको और ये कलर्स चेंज करना चाहूँ तो मैं इसके कलर जो है वो चेंज भी कर सकता हूँ। वापस इसको लॉक कर रहा हूँ, इसको भी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, और इसके कलर जो है मैं रिवर्स कर दिए मैंने, क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उस पर नहीं दिखेंगी।
तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। अच्छा, हमने जो शेडो दिया था उससे पहले एक और शेडो भी दे दिया था हमने, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन मसला कर रहा है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, या इसको हम थोड़ा सा मज़ीद लाइट कर देते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। ये आपके सामने मैंने मल्टीपल शेड्स का इस्तेमाल किया, तो ये इस तरीके से आ रही है। फ़िलहाल मैं अभी इसको लॉक कर रहा हूँ और इसको मैं स्लाइटली सा चेंज करूँगा ताकि हमारे पास जो एक प्रॉपर लिखने की जो जगह होती है वो इजीली। ये मैंने एक सेटिंग कर ली है। अब हम जो है इसके ऊपर मज़ीद इसको थोड़ा सा सजाएंगे। इसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से। अच्छा, ये तंग करेगा हमें, तो हम क्या करेंगे कि हम एक क्लिपिंग मास्क कर लेंगे और अपनी मर्ज़ी से इसको मैं शेप बना रहा हूँ रफली। आपको अगर कभी इस तरह से ख़त्म करना हो तो प्रॉपर आप काम करिएगा। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा क्विकली काम कर रहा हूँ ताकि ये लेंथ इसकी रिकॉर्डिंग की ज़्यादा ना हो जाए। यकीनन समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसे ऊपर क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ नीचे का हिस्सा गायब करना है। तो मैंने इसको राइट क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क कर दिया, तो ये हिस्सा गायब हो गया। अब मैं जो है इसको बआसानी छोटा करके यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ ले आया, मैं इसको ऐसे रख दिया और इसको पीछे लेके जाना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को और इसको सिलेक्ट करके फ्रंट पे ले आऊँगा। तो ये मेरे पास इस तरह से एक खूबसूरत सा सेट बन गया है। अब मैं इसमें टेक्स्ट जो है वो लेके आना चाहता हूँ, इसको प्रॉपर पोज बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोगो सेट कर दिया है। मैंने चैट जीपीटी के ऊपर जो है वो इस तरह की चीज़ें निकाली हुई थी। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को मैं उठा लूँगा।
मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ आया, टेक्स्ट टूल लिया, टाइप टूल। अच्छा, मैंने जो फॉन्ट बताया था कि मैंने वेरिएबल जो है मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसको ले रहा हूँ और करेक्टर में से आके मैं इसके स्टाइल पे पहले तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर लूँगा ताकि मुझे इसको समझने में आसानी हो। अब मैं इसके अच्छा, आम प्रैक्टिस ये होती है कि हम जितना टेक्स्ट लिखते हैं उसको उतना ही गैप दे देंगे और कलर्स देना चाहता हूँ मैं तो ये भी दे सकता हूँ, जैसे गार्नियर का ये कलर मौजूद है, हम इसको दे के देख लेंगे कैसा लग रहा है। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ब्लैक अच्छा लगेगा, तो हम इसको ब्लैक पे ही रखेंगे। मैंने शिफ्ट के साथ इसको बड़ा किया है और यहाँ भी मैं डॉट लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बाकी स्लोगन्स पे आता हूँ। फ्लैट 20% ऑफ ये टैक्स में उठा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है सारा गेम होगा कि हम किस तरीके से इसको सेट करते हैं। तो मैंने फ्लैट 25% ऑफ को कट किया है कंट्रोल एक्स से, क्योंकि ये मेन हेडिंग यानी ज़्यादा विजिबल हमने दिखाना है। अच्छा, मैं इसको एक काम ये कर रहा हूँ कि मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। मैंने शेप लिए, आई ड्रॉपर टूल से मैंने कलर पिक करा लिया। इसको मुझे हाईलाइट करना है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एम्फेसिस की, तो मैं यहाँ से इसका कलर जो है चेंज कर दूंगा और इसको जब हम बड़ा करेंगे तो हम इसके हिसाब से अपनी शेप को एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। और इसका साइज़ भी जो है वो छोटा होगा। मैं शिफ्ट के साथ छोटा किया है, अगर मैं वैसे करना चाहूँ तो मैं वैसे भी छोटा कर सकता हूँ इसको। आप ये देखिएगा कि मैं इसको बिल्कुल अपने हिसाब से इसको सेट कर रहा हूँ।
अच्छा, ये वाला टैक्स भी जो है वो मैं नीचे ही लेके आ रहा हूँ इसके। बाकी जो टैक्स है वो मैं अच्छा, अब ये चीज़ जो है मुझे लग रहा है कि ये अब मैं हेडिंग को बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं अलग रख लूँगा। तो मैं इस ग्रुप को एक साथ मूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे ऐसे कि ये बिल्कुल इसके हिसाब से लेवल हो जाए, और इस वाले को मैं वापस उसी तरीके से अच्छा, जो चीज़ हाईलाइट करना मकसूद नहीं होती हम उसको छोटा भी लिख देते हैं। फ़िलहाल मैं इसको मज़ीद कम करूँगा। मैंने इसको ऐसे रोटेट कर लिया। अब इस चीज़ को मैं बड़ा करूँगा। ये जो आई से अगर ये यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है तो हम इसको रखेंगे, वरना हम इसको नहीं रखेंगे। फ़िलहाल मैं इसकी सेटिंग्स चेक करते हुए तो अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे इसको विंडो को मैं बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस मौजूद है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके इतना बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये जगह फिलअप हो जाए, खाली खाली ना लगे। और मैंने इसको ऊपर कर दिया, ये मेरे पास से चीज़ हट गई। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये बाहर जा रहा है और ये किस तरह से दिखेगा। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट कराना है। तो ये मेरी पोस्ट एक तैयार हो गई है, मुझे इसको एक्सपोर्ट कराना है। फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट में जाऊँगा, एक्सपोर्ट एस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर मेरे पास उसको सेव कराने का एक ऑप्शन मौजूद है। मैंने इसके यूज़ आर्टबोर्ड, यानी आर्टबोर्ड की सेटिंग रखते हुए इसको सेव करेगा। मैंने कहा कि भाई ये फेस वॉश सोशल मीडिया पोस्ट इस नाम से इसको सेव कर दे। एक्सपोर्ट करूँगा, यहाँ पे आपकी सेटिंग आएगी 8 GB रेजोल्यूशन। अगर मैं इसको हाई करना चाहूँ तो मैं इसको हाई भी कर सकता हूँ। नॉर्मली हम इसको 72 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हाई रेजोल्यूशन में इसको निकाल रहा हूँ ताकि मैं इसको कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकूँ। ये फाइल इस तरह से सेव हो जाएगी। इस फाइल को भी मैं सेव करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो है फेस वॉश सोशल मीडिया पोस्ट .ai, मैंने इसको सेव करा दिया। ये मेरे पास प्रोजेक्ट सेव हो गया है। तो इस तरीके से हम सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये मेरे पास एक अदद और सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आ चुकी है, और ये मेरे पास इमेज मौजूद है। तो इसी तरीके से हमने ये वाली पोस्ट भी बनाई थी जो यहाँ पे आपने मेरे पास देखी थी रखी हुई। तो इसको मुख्तलिफ अंदाज में हमने बनाया था। यहाँ पे इसको रख दिया था, इस तरह से इम्पैक्ट दे दिया था।
और इसी तरीके से शेडो वगैरह बनता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको हम बनाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आगे आपको कोई भी चीज़ बनाने में मुश्किल नहीं होगी।